हाल है आप सबका बहुत बहुत स्वागत क्लास के अंदर। तो हम एफकेट की हमारी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही थी। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो काइंडली चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पर हम एफकेट सीडीएस और डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं। मेरा नाम संजय कुमार सिंह है। आप मुझे यहाँ पर देख सकते हैं। दिस इज़ मी आउट हियर। आई एम दी एलुमनाई ऑफ इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। उससे पहले मैंने यूपीएससी सीडीएस और आईबी एग्जाम्स क्लियर करे, ऑल इन फर्स्ट अटेम्प्ट। और करीबन मेरे 57 रिकमेंडेशंस हो चुके हैं, जो जिनके वीडियोस आप चैनल पर देख सकते हैं। एक पूरी की पूरी सीरीज बनी हुई है जिसको आप देख सकते हैं, जिसके अंदर रिकमेंडेड कैंडिडेट के इंटरव्यूज़ हैं। एंड सीडीएस सीएपीएफ के लिए भी आपको काफ़ी प्रिपरेशन का मटेरियल मिल जाएगा। करंटली हमारी एफकैट की सीरीज चल रही है। 13-14 फरवरी के बाद सीडीएस की सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगी। एंड रेस्ट ऑल डिटेल्स रिगार्डिंग मी आर मेंशन्ड हियर। तो आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज के अंदर। ठीक है, तो अगला जो इम्पोर्टेंट सवाल है, ये जो हमारे इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स, उसमें विच प्लेन फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ लाइमस्टोन। तो जो वेदरिंग होती है आपकी, वेदरिंग की वजह से जो लाइमस्टोन की वेदरिंग होती है उससे किस तरीके के प्लेन्स फॉर्म होते हैं, उनको हम बोलते हैं कास्ट प्लेन्स। और इनके मैंने फोटोग्राफ्स भी डाले हुए हैं, अगर आप देखेंगे स्कोजन गिव्स स्लोवेनिया के अंदर। ठीक है, तो कास्ट इज अ टोपोग्राफी फॉर्म फ्रॉम डिसोल्यूशन। बेसिकली जो आपका वेदरिंग होती है ये टपक टपक के बनता है। अगर आप ये देखेंगे, ऊपर देखेंगे, नीचे देखेंगे, ऊपर से नीचे टपकता रहता है और कई बार ये टपक टपक कर आपका जो डिसोल्यूशन है वो जुड़ भी आता है। तो कास्ट, और इसमें ये बेसिकली लाइमस्टोन होता है ये। ठीक है, फॉर्म फ्रॉम द डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्युबल रॉक सच एज लाइमस्टोन, डोलोमाइट एंड जिप्सम। तो ये क्या होता है, इनका सोल्यूशन धीरे धीरे टपकता रहता है ऊपर से, और कई बार ये नीचे से, इनको हम स्टैलासाइट्स भी बोलते हैं, इनको ऊपर और नीचे वाले जुड़ भी जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं तो कास्ट इज अ टोपोग्राफी फ्रॉम द डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्युबल रॉक सच एज लाइमस्टोन, डोलोमाइट एंड जिप्सम। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम्स एंड सिंकहोल्स एंड केव्स। तो मैं आपको एक बार इसका और भी स्टैलासाइट वाला भी आपको एक अच्छा डायग्राम दिखा देता हूँ इसका, उससे भी आपको काफ़ी क्लैरिटी होगी। स्टैलासाइट्स एंड स्टैलेगमाइट्स। तो दिस इज ये डायग्राम आपको काफ़ी क्लैरिटी देगा। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, आप देखो ये कॉलम्स देख रहे हैं। कॉलम वो होता है जब आपका स्टैलासाइट आपका वो है जो ऊपर से आ रहा है, और स्टैलेगमाइट वो है जो आपका नीचे से ऊपर जा रहा है। जब ये ऊपर और नीचे वाला जुड़ जाता है तो इसको हम बोलते हैं कॉलम। और आप ये देखो गीला गीला है यहाँ पर, मतलब पानी जैसा दिख रहा होगा आपको। और यहाँ पर एक कॉलम बन जाता है, जो ऊपर से आता है उसको स्टैलासाइट्स बोलते हैं, और जो नीचे से ऊपर जाता है उसे स्टैलेगमाइट्स बोलते हैं। जब ये दोनों जुड़ जाता है उसको हम कॉलम बोलते हैं। तो इनको आप ध्यान से देखिए। आई होप दैट यहाँ से आपको क्लियर होगा। ये ऊपर से जो आ रहा है आपका स्टैलासाइट्स है, नीचे से ऊपर जा रहा है ये स्टैलेगमाइट्स है। जब ये दोनों जुड़ जाएंगे इसको कॉलम बोलते हैं, और इसको हम कास्ट टोपोग्राफी भी बोलते हैं। इसमें आपका जिप्सम होता है, लाइमस्टोन होता है, एक्सेट्रा। ठीक है, एंड सिमिलरली वन मोर डायग्राम, इससे भी क्लियर हो जाएगा। हालांकि देखो स्टैलासाइट्स आपका ऊपर से आ रहा है, क्लिंग टाइट टू द सीलिंग, यानी जो छत के ऊपर से नीचे आ रहा है उसको स्टैलासाइट्स बोलेंगे। स्टैलेगमाइट यू माइट ट्रिप ओवर देम, मतलब चोट वगैरह लग सकती है, गिर सकते हैं, जो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो आई होप दैट यू हैव क्लैरिटी ऑन दिस नाउ। तो आपको काफी बेटर क्लैरिटी होगी अब इसकी। तो कास्ट प्लेन्स, कास्ट इज अ टोपोग्राफी फॉर्म फ्रॉम द डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्युबल रॉक सच एज लाइमस्टोन, डोलोमाइट एंड जिप्सम। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, और सिंक होल्स भी हो जाते हैं जिससे पानी निकलता रहता है। केव्स वगैरह भी बन जाते हैं इसके अंदर। अगर आप देखेंगे ये केव्स वगैरह बन जाते हैं, और केव्स के अंदर पहाड़ों के अंदर रास्ते बनते हैं इनके। ठीक है, और यहाँ पर आप एक और एग्जांपल देखोगे, मिररवे हेरॉल्ड इन फ्रांस। ओके, अगला क्वेश्चन है, टू एन एस्ट्रोनॉट हाउ डज एन आउटर स्पेस अपेयर। ठीक है, तो एक एस्ट्रोनॉट को आउटर स्पेस कैसे अपेयर होता है, उनको ब्लैक में अपेयर होता है, ब्लैक कलर में। विच रिवर क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस। तो हमने एक इक्वेटर वाली देखी थी, आपको याद होगा लास्ट सेशन के अंदर हमने इक्वेटर वाली देखी थी, जो हमने देखी थी कॉन्गो रिवर। ठीक है, अब है कि कैप्रिकॉर्न। अगर आप देखेंगे, एक होता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके नीचे होता है इक्वेटर, और फिर होता है आपका
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो अब सवाल ये कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को कौन क्रॉस करता है ट्वाइस? तो ये आपकी लिम्पोपो रिवर है, ठीक है। अगर आप देखोगे ये रही आपकी लिम्पोपो रिवर, दिख रही होगी आपको, लिम्पोपो रिवर है जो क्रॉस करती है, ठीक है। एंड दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ओके। और इक्वेटर वाली हमने पिछले वाले सेशन के अंदर देखी थी। अगला जो आपका इंपॉर्टेंट एरिया है दैट इज व्हाट इज एसोसिएटेड विद अ सवाना क्लाइमेट। सवाना क्लाइमेट में क्या होता है? सवाना क्लाइमेट में लंबी लंबी घास उगती है, ठीक है। और इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है आपके, ठीक है। जैसे सूडान वगैरह के, मतलब यहाँ पर अगर आप देखिए कि अलग अलग एरियाज में भी आपको दिख रहे होंगे, ब्राजीलियन हाईलैंड्स भी बोलते हैं हम इनको, ओके। तो टॉल ग्रास 6 to 8 फीट होती है, शॉर्ट ट्रीज होते हैं, पेड़ छोटे हो जाते हैं, सवानास या फिर हम इसको सूडान टाइप क्लाइमेट और जनरली नोन एज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स भी बोलते हैं इनको। सवाना हो गया, सूडान टाइप क्लाइमेट के अंदर होता है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स भी बोलते हैं, बट इट इज रादर मिसलीडिंग एज ट्रीज आर ऑलवेज प्रेजेंट विद द लग्जूरियंट टॉल ग्रास। तो इसमें पेड़ छोटे होते हैं और घास लंबी होती है। तो ये बेसिकली आपके जंगली जानवरों के लिए भी बहुत बढ़िया रहती है हंटिंग के लिए। इट इज अ ट्रांजिशनल टाइप ऑफ क्लाइमेट, हंटिंग ऑफ द एनिमल्स बाय द एनिमल्स, आई एम टॉकिंग नॉट ह्यूमन हंटिंग, वो तो खराब ही चीज है। इट इज अ ट्रांजिशनल टाइप ऑफ क्लाइमेट फाउंड बिटवीन द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एंड ट्रेड विद हॉट डेजर्ट्स। तो डेजर्ट और इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के बीच का जो इलाका है वो आपका सवाना क्लाइमेट होता है। सवाना क्लाइमेट की इस तरफ अगर आप दूसरी तरफ चलेंगे जहां बहुत पेड़ वगैरह आ जाएंगे, वो एक घना जंगल आ जाएगा, वो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है। अगर आप घास की तरफ आ जाएंगे, अच्छी खासी घास, वो सवाना है। और फिर अगर आप डेजर्ट की तरफ जाएंगे तो आपके हॉट डेजर्ट आ जाएंगे, ओके। तो अगर आप देखेंगे ये आपको अफ्रीका के एरिया के अंदर दिख रहा है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी दिख रहा है आपको, एंड ब्राजील के इलाके में भी दिख रहा है। सो इट इज कन्फाइंड विद इन द ट्रॉपिक। ये ट्रॉपिक्स के एरियाज में ही होता है, यानी अगर आप ट्रॉपिक का इलाका है उसी में पाया जाएगा। टॉपिक तो विद इन ट्रॉपिक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच ही मिलेगा। एंड इज बेस्ट डेवलप्ड इन सूडान, अफ्रीका के अंदर, वेयर ड्राई एंड वेट क्लाइमेट आर मोस्ट डिस्टिंक्ट, हेंस नेम्ड, इसीलिए इसका नाम सूडान क्लाइमेट भी बोलते हैं हम इनको, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स भी बोलते हैं। इट कवर्स मच ऑफ अफ्रीका, कीनिया, नाइजीरिया, गैम्बिया, एज वेल एज लार्ज एरिया ऑफ ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, ब्राजीलियन हाईलैंड्स एंड इंडिया। तो ब्राजीलियन हाईलैंड्स के इलाके को भी कवर करता है, ओके। तो अगर आप देखेंगे छोटे पेड़ हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर तो आपकी घास कम है, बट यहाँ पर छोटे पेड़ होते हैं और लंबी लंबी घासें भी होती है, ओके। और इस एरिया, इससे भी आपको थोड़ा और क्लियर पिक्चर मिलेगा अगर आप देखेंगे तो। ये आपका जो ग्रीन वाला है, ये जो आपका ग्रीन वाला है, दिस इज योर इक्वेटोरियल क्लाइमेट, बीच के अंदर इक्वेटर के ऊपर हो जो आपको दिख रहा है। उसके बाद ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट यू आर सी, एंड सवाना क्लाइमेट। अगर आप देखेंगे सवाना क्लाइमेट आपके ट्रॉपिक्स के बीच में ही पाया जा रहा है। तो सवाना क्लाइमेट अगर आप देखेंगे तो ये देखो, आप अगर इस एरिया को देखो तो ये आपका एवरग्रीन हो गया, एवरग्रीन के राइट में आप चले तो आपका सवाना आ गया, और सवाना के साइड में आप चले तो वही ह्यूमिड आ गया, सब ट्रॉपिकल आ गया, जिसकी अभी हमने बात करी थी, डेजर्ट टाइप का। तो एग्जैक्टली वही है, सवाना बेसिकली एक ट्रांजिशन है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट और आपके एरिड रीजन्स के बीच में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ट्रांजिशन जोन है वो, ठीक है। Which kind of forest is found in Silent Valley of Kerala? Tropical rain forest। तो Silent Valley of Kerala में कौन से फॉरेस्ट मिलते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। Which is the largest island in the world? दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? वो है आपका ग्रीनलैंड आइलैंड। ग्रीनलैंड के बाद अगले उसके पायदान में उसके बाद कौन आएगा नीचे की तरफ? तो फिर आएगा ग्रीनलैंड अगर नंबर 1 पर, ठीक है। फिर नंबर 2 पर आएगा न्यू गिनी, नंबर 3 पर आएगा बोर्नियो एंड मेडागास्कर, 1 पर है आपका ग्रीनलैंड, ओके। इन हाउ मेनी टाइम जोन्स हैज वर्ल्ड बीन डिवाइडेड इनटू? तो दुनिया को डिवाइड करा गया है 24 टाइम जोन्स में, ओके। उसके बाद है कौन से रिवर बेसिन को रूर ऑफ इंडिया बोलते हैं? रूर कहां पे? रूर है आपका जर्मनी में। तो पहले तो हम ये रूर को समझ लेते हैं अपने, ठीक है, ठीक है। रूर वैली इज एन एरिया इन वेस्ट जर्मनी बाउंडेड बाय रिवर्स रूर, राइन एंड लिपे। और ये एरिया क्या है? बेसिकली जो रूर का इलाका है जर्मनी में, यहाँ पर काफी ज्यादा
इंडस्ट्री की डेवलपमेंट है, ठीक है, इंडस्ट्री की डेवलपमेंट है, कोल की डेवलपमेंट है। और यही सेम इलाका अगर हम इंडिया में बात करें तो ये आपके जो झारखंड से वेस्ट बंगाल के अंदर दामोदर वैली का इलाका है, उसको रूर ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो दामोदर वैली विच स्ट्रेचेस फ्रॉम झारखंड टू वेस्ट बंगाल is one such area and is known as the Ruhr of India. Ruhr Valley is an area where Germany is bounded by rivers Ruhr, Rhine and Lippe. It is rich in minerals, especially coal, which led to the development of many industries in the valley region, especially iron and steel industries. और यही सेम चीज अगर आप झारखंड और वेस्ट बंगाल के दामोदर वैली रीजन में है वहां पर भी पाई जाएंगी, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे दिस इज योर दामोदर वैली रीजन, ठीक है, जो झारखंड से वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं, और ये आपका रूर रीजन है जर्मनी का। तो ये डायग्राम्स आपको और अच्छे तरीके से याद करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद सेम इज द केस विद सब कंटिन्यूड इज द केस विद दामोदर वैली इन इंडिया स्प्रेड अक्रॉस झारखंड एंड वेस्ट बंगाल which is rich in coal and mica, leading to development of vast industrial belt in the valley with industries including high capacity thermal power plants and 3 big steel plants of India. So it is for this resemblance that the Damodar Valley is also called the Ruhr of India भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो दामोदर वैली इन इंडिया स्प्रेड अक्रॉस झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, कोल माइका इंडस्ट्रीज डेवलप्ड है, तो दैट इज व्हाई दैट रेलेवेंस। ओके, अगला जो आपका वन लाइनर इंपॉर्टेंट वन लाइनर है, ठीक है, दैट इज विच सॉइल इज वेरी हार्ड टू कल्टिवेट, ठीक है, कौन सा सॉइल है जो बहुत मुश्किल होती है वहां पर खेती करने के अंदर, तो वो है आपका सैंडी सॉइल। गल्फ ऑफ खंबत, ये जो आप यहाँ पर दिख रहे हैं गल्फ ऑफ खंबत और ये गल्फ ऑफ कच्छ, इसको भी ध्यान में रखना, ऊपर आपका कच्छ है उसके बाद खंबत है, ठीक है, फिर कच्छ एंड खंबत। तो गल्फ ऑफ खंबत हिस्टोरिकली नोन एज, हिस्टोरिकली इसका पुराना नाम क्या है, पहले इसको हम बोलते थे गल्फ ऑफ केम्बे, ये वाले को, इसको पहले हम गल्फ ऑफ कैम्बे के नाम से भी बुलाया करते थे, ठीक है। अब इसका नाम गल्फ ऑफ खंबत है और ऊपर अगर आप देखेंगे ये गल्फ ऑफ कच्छ है, ठीक है। ओशन फ्लोर पर आते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, काफी बार ये सीडीएस और एफकेडी एग्जाम में देखते हैं हम। फैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे, अगर पानी की तरफ आप नीचे की तरफ जाएंगे समुद्र में, तो सबसे पहले आता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, फिर आता है कॉन्टिनेंटल स्लोप, फिर आता है कॉन्टिनेंटल राइज। तो कई बार ये ऑर्डर भी पूछ लिया आता है, तो इसको याद करने का तरीका शेल्फ, स्लोप, फिर राइज, SSR, ठीक है। इसको हम एक तरीके से याद कर सकते हैं, जो हमारे लेट सुशांत सिंह राजपूत एक्टर है, वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स द कंट्री हैड सीन, तो उस तरीके से याद कर सकते हैं आप, बिकॉज उनका सुशांत सिंह राजपूत नाम है, तो एक तरीका ये है याद करने का, ठीक है, एंड टू रिमेंबर सच अ ग्रेट एक्टर, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज। उसके बाद अगर आप देखेंगे जो सी माउंट होते हैं, बेसिकली सी माउंट आर माउंटेन्स, जो आपके माउंटेन्स जो आइलैंड्स के अंदर मतलब समुद्र के अंदर बनते हैं, ओशन के अंदर बनते हैं, और यही जब जो माउंटेन है, अगर इसका ऊपर हिस्सा आ जाता है पानी के, वो बन जाता है आपका आइलैंड, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे ये काफी सारे पानी के नीचे है, और जो हिस्सा पानी के ऊपर आ गया, ये हिस्सा क्या बन गया, ये बन गया आइलैंड बन जाएगा, तो ये सी माउंट होते हैं। इसी तरीके से काफी बार सी माउंट में से ये वॉल्केनिक आइलैंड भी निकलते हैं अगर वहां पर वॉल्केनो इरप्ट हो जाता है, ठीक है। और ये जो आपका बीच का एरिया, ये मिड ओशनिक रिज है। लास्ट जो मैंने आपको पार्ट 2 कराया था, पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था कि मिड ओशनिक रिज किसे बोलते हैं, जब हमने बात करी थी डाइवर्जेंट बाउंड्रीज की बात करी थी, हमने कन्वर्जेंट बाउंड्रीज की बात करी थी, ठीक है। तो वो पार्ट 2 में अगर आप जाकर देखेंगे, उसमें मैंने काफी डिटेल में बताया कि कौन कौन सी टाइप की अलग अलग बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है। इसके अंदर डाइवर्जेंट बाउंड्रीज के अंदर आपका लैंड क्रिएशन है, एक जगह लैंड डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो ये मिड ओशनिक रिज है, जहां पर दो चीजें अगर आप देख रहे हैं, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, और इसके बीच में से आपका बेसाल्टिक लावा निकलता रहता है, और आप देखेंगे ये छोटे छोटे माउंटेन्स बनते रहते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से आपकी ये रिजेस बन रही है, हल्के हल्के माउंटेन्स, एक परत के ऊपर दूसरी परत, तीसरी परत, चौथी परत। और अगर आप राइट में देखेंगे तो यहाँ पर ये आपकी मिड ओशनिक रिज है, और यहाँ पर आप देखेंगे खाई बनी हुई है, इसी खाई को हम बोलते हैं ट्रेंच, ठीक है। ट्रेंच बनी हुई है क्योंकि एक तरीके से ये आपकी
कन्वर्जेंट बाउंड्री हो गई, कन्वर्जेंट के अंदर एक जमीन दूसरी जमीन के नीचे चली जाती है, ठीक है, तो ओशनिक लैंड गोइंग। एंड कॉन्टिनेंटल स्लोप है यहाँ पर आपका, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, वही शेल्फ स्लोप राइज। तो इसको ध्यान में रखना, ये इतना बेसिक डिस्कशन इज क्वाइट अ लॉट फॉर योर एफकैट एग्जामिनेशन, ठीक है। तो विच कनेक्ट्स द ओशन फ्लोर विद द कॉन्टिनेंट, तो आप देख सकते हैं ओशन फ्लोर को आपके जमीन से कौन कनेक्ट करता है, ठीक है, तो वो आपका देख रहे हो आप कॉन्टिनेंटल स्लोप कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। शेल्फ तो आपका नीचे की तरफ जा रहा है, तो कॉन्टिनेंटल स्लोप, द स्लोप इज द डीपनिंग सी फ्लोर आउट फ्रॉम द शेल्फ एज टू द अपर लिमिट ऑफ कॉन्टिनेंटल राइज और द पॉइंट वेयर देयर इज अ जनरल डिक्रीज इन स्टीपनेस, ठीक है। तो विच कनेक्ट्स द ओशन फ्लोर विद द कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट को कौन सा कनेक्ट कर रहा है, आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप कनेक्ट कर रहा है, ओके। अगला क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज लोकेटेड इन विच आइलैंड, तो वो आपका साउथ अंडमान में लोकेटेड है, ठीक है। विच इज द स्टेट विद द लार्जेस्ट एरिया अंडर वेस्टलैंड, कौन सा एरिया जहां पे सबसे ज्यादा वेस्टलैंड है, राजस्थान है। विच क्रॉप आर ग्रीन with which are grown with on set of moon and harvested in September October, तो ऐसे कौन से क्रॉप होते हैं जो मॉनसून के स्टार्ट के अंदर आप उनको बो देते हो और उनकी जो हार्वेस्टिंग होती है वो सितंबर अक्टूबर के टाइम पर होती है, तो वो है आपके खारिफ क्रॉप्स। तो खारिफ क्रॉप, ज़ईद क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स, इनके स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो हम एफकैट में भी देखेंगे, सीडीएस में भी देखेंगे और सीएपीएफ में भी देखेंगे, तो इसको भी देख लेते हैं आपके स्टैंडर्ड क्वेश्चन, सो दैट इसमें कोई गड़बड़ ना हो हमारी, ठीक है, ओके। तो खारिफ की अगर हम बात करें, इसको हम मॉनसून क्रॉप बोलते हैं और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है बॉन्स्क्रूप क्रॉप, यानी कि यहाँ पर पानी की आवश्यकता बहुत होगी, ठीक है। तो दीज आर हाईली वाटर डिपेंडेंट क्रॉप्स। इनका सीजन क्या होता है, जुलाई से अक्टूबर का टाइम होता है। कौन कौन से क्रॉप आते हैं इसमें, राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, कॉटन, ग्राउंडनट, जूट, उड़द दाल, मूंग दाल, तूर दाल, ठीक है। अब अगर हम रबी की बात करें, रबी आपका विंटर क्रॉप होता है, ठीक है, वो आपका विंटर क्रॉप होता है, दैट इज फ्रॉम अक्टूबर टू फेब्रवरी, ठीक है, अक्टूबर टू फेब्रवरी होता है वो आपका, ठीक है, अक्टूबर टू फेब्रवरी। इसके अंदर होगा वीट, बार्ले, ग्राम, पीस, मस्टर्ड, ठीक है। फिर आपका ज़ईद के अंदर होगा समर क्रॉप, मार्च टू जून, वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल, फॉडर क्रॉप्स, ठीक है। अगर आप देखेंगे इसमें दो तीन तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि खारिफ जो सीजन है या रबी खारिफ क्रॉप, रबी क्रॉप, ज़ईद क्रॉप, ये कब उगाए जाते हैं, विंटर क्रॉप कौन सा है, मॉनसून क्रॉप कौन सा है, समर क्रॉप कौन सा है। एक क्वेश्चन बन सकता है इनका सीजन कौन सा है, तो जैसे खारिफ का है आपका जुलाई टू अक्टूबर, रबी का है आपका अक्टूबर टू फरवरी, ज़ईद का है आपका मार्च टू जून। फिर तीसरी चीज पूछी जाती है जो बहुत कॉमनली एग्जाम के अंदर होती है, वो पूछ लेता है इनमें से कौन सा खारिफ क्रॉप है, इनमें से कौन सा रबी क्रॉप है, इनमें से कौन सा ज़ईद क्रॉप है। तो एक बार फिर से हम इस वाले को दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, कि राइस एक बार दोबारा से तीनों को देख लें। मॉनसून क्रॉप, हायर वाटर रिक्वायरमेंट, पानी की जरूरत ज्यादा है, जुलाई से अक्टूबर के सीजन में होता है। राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, कॉटन, ग्राउंडनट, जूट, उड़द दाल, मूंग दाल, तूर दाल। रबी क्रॉप की बात करें तो विंटर क्रॉप है ये, अक्टूबर टू फरवरी, वीट, बार्ले, ग्राम, पीस, मस्टर्ड। उसके बाद अगर हम ज़ईद की बात करें, ज़ईद आपका समर क्रॉप है, ये मार्च से जून के पीरियड में होता है। तो अगर आप देखेंगे एक पूरा सीजन बना हुआ है, जुलाई से अक्टूबर, अक्टूबर से फरवरी और फरवरी के बाद मार्च से जून और जुलाई से फिर आपका खारिफ स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें ज्यादातर आपके फ्रूट्स हैं। अगर आप ज़ईद में देखेंगे, वाटरमेलन हो गया, तरबूज हो गया, मस्क मेलन हो गया, तरबूजा, खरबूजा, कुकुम्बर, खीरा, वेजिटेबल, फॉडर क्रॉप्स। वैसे आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई कि हर चीज हर टाइम पे ही उग रही है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक टाइम पे बड़ा ही यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक हो गया था, एल नीनो वाला, ठीक है। तो विच इज कंसिडर्ड टू हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन इंडियन मानसून, यानी भारतीय मानसून पे खराब इफेक्ट किसका रहता है, एडवर्स, खराब, तो वो रहता है एल नीनो का। तो एल नीनो एक क्लाइमेटिक पैटर्न है जो एक बेसिकली एक साइकिल के अंदर होती है, हर 6 से 7 साल बाद आप इसको देख सकते हो। सो एल नीनो इज अ क्लाइमेट पैटर्न दैट डिस्क्राइब्स द अनयूजुअल वार्मिंग ऑफ सरफेस वाटर्स इन ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन। अब इसकी वजह से क्या होता है कि पूरी की पूरी इंडियन ओशन साइकिल टूट जाती है और जिस वक्त हमें बारिश मिलनी चाहिए नहीं मिलती है, कम बारिश होती है, ठीक है। तो एल नीनो बेसिकली वार्म फेज ऑफ लार्जर फिनोमेना कॉल्ड एनसो होता है। आपसे एफकैट के सवाल पेपर में यह भी पूछा जा सकता है कि एनसो का फुल फॉर्म क्या है। एनसो का फुल फॉर्म है एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन।
ठीक है। तो बेसिकली एल नीनो के टाइम पर क्या होता है, ये जो साइकिल आप देख रहे हो यहां पर पेरू की कोस्ट के ऊपर आपका वार्मर टेम्परेचर हो जाता है और ऑस्ट्रेलिया की तरफ आपका ड्रायर टेम्परेचर हो जाता है। नॉर्मल कंडीशन में ये उल्टा होता है, बट एल नीनो के टाइम पर ये हो जाता है, जिसकी वजह से वार्मर टेम्परेचर यहां पर बनता है और यहां पे ड्रायर टेम्परेचर बनता है, जिसकी वजह से पेरू की कोस्ट पर काफी ज्यादा बारिश होती है, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ काफी सूखा पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, सूखा इन द सेंस यहां पर बारिश नहीं होती है, ठीक है। तो वार्मर देन एवरेज सी टेम्परेचर यहां पर देखने को मिलता है, वार्मर वाटर फ्लोज टूवर्ड्स ईस्ट, कूलर सी टेम्परेचर हो जाते हैं, जिसकी वजह से ड्रायर मतलब ऑस्ट्रेलिया के अंदर सूखा, बारिश नहीं होगी, ठीक है, काफी ड्राई सीजन रहेगा। ओके, सो इस तरफ बेसिकली ड्राई सीजन हो जाता है और इस तरफ ज्यादा बारिश होती है। तो ये आपके एल नीनो में होता है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जब यहां पर अच्छी बारिश होती है, इसका अच्छा इफेक्ट होता है हमारे नॉर्मल मॉनसून पर। जब जब ऑस्ट्रेलिया में बारिश नहीं हो पाती है एल नीनो की वजह से, तो यहां वाली जो विंड्स होती हैं, जो बेसिकली आपके इंडियन मॉनसून में इस एरिया का जोड़ है वो टूट जाता है, जिससे एक बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ता है इंडियन मॉनसून पर। तो ये मैंने आपको थोड़ा इजी बताया है। हालांकि एल नीनो ला नीना का जो टॉपिक है कम से कम 2-3 घंटे का काफी अच्छा खासा टॉपिक है। जब मैंने ज्योग्राफी पढ़ाई थी अनअकैडमी के ऊपर, या फिर कोई भी टीचर आपको ये टॉपिक पढ़ाएगा, तो कम से कम इसमें 2 क्लासेस आराम से लग जाती है, 1.5 घंटे की। इट्स अ काफी डिटेल टॉपिक, बट एफ कैट में और सीडीएस में इतना डिटेल में पूछा नहीं जाता है, तो अगर आपको इतना भी याद रहा तो चल जाएगा, ठीक है। यहां पर मैंने लालीना भी डाल दिया आप लोगों के लिए, इन केस अगर पूछ लिया जाए। तो लालीना बेसिकली आपके एल नीनो का उल्टा होता है, ऑपोजिट ऑफ एल नीनो। तो इट इज व्हेन द वार्म वाटर गेट्स ब्लोन वेस्टवर्ड टुवर्ड न्यूजीलैंड एंड फिजी एंड ऑस्ट्रेलिया, वी गेट मोर ह्यूमिडिटी एंड मोर रेन एंड मोर ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो जब लानीना आता है तो लानीना बिल्कुल एग्जैक्टली इसका उल्टा हो जाता है, यानी कि जो पेरू की कोस्ट है, जो वहां पे ड्राई सीजन है, वो जो ड्राई सीजन है वो बढ़ जाएगा, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ जो नॉर्मल बारिश होती है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की तरफ और भी ज्यादा होगी, और इस वजह से काफी हद तक ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी आते हैं। तो दोनों ही केस कोई ज्यादा खास नहीं है, एल नीनो के अंदर ड्राई और दूसरी मतलब ड्राई हो जाता है और इंडियन मॉनसून को इफेक्ट करता है। लानीना वो चीज है कि किसी चीज की अति खराब है, तो ये तो इसके अंदर इतनी ज्यादा बारिश वगैरह होती है कि फिर आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का खतरा हो जाता है, ठीक है। तो बोथ आर ओनली डेंजरस इन वन वे और दी अदर। तो ये आपकी ला नीना की कंडीशन है। अगर आप देखेंगे इसके अंदर, आप यहाँ पर देखेंगे इंक्रीज ट्रेड विंड्स इस तरफ हो रही हैं, और यहाँ पर काफी ज्यादा बारिश होगी आपके इस इलाके के अंदर, और यहाँ पे आपका वही वार्म वेदर वगैरह रहेगा, ठीक है। ओके, तो अगला है आपका विच इज द लॉन्गेस्ट आइलैंड वाटरवेज इन द वर्ल्ड। तो लॉन्गेस्ट आइलैंड वाटरवेज इन द वर्ल्ड आर मिसिसिपी रिवर सिस्टम, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट आइलैंड वाटरवेज इन द सिस्टम, आइलैंड वाटरवेज इन द वर्ल्ड है आपकी मिसिसिपी रिवर सिस्टम यूएस के अंदर। तो इनलैंड वाटरवेज आर अ नेटवर्क ऑफ, जिसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन यूज करी जाती है। भारत में भी इसकी बात करी जा रही है, यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन अ प्लेस ऑफ रोड एंड रेल, and it can be in a form of river, canal, backwaters and creeks, ठीक है। और ये नेशनल वाटरवेज ऑफ इंडिया है, इंपॉर्टेंट वाटरवेज ऑफ इंडिया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो अगर आप देखेंगे NW1 है गंगा, हल्दिया टू इलाहाबाद वाला ये है आपका NW2, ब्रह्मपुत्र डुबरी टू सदिया, ठीक है। उसके बाद आपके NW3 है आपका वेस्ट कोस्ट कनाल कोलाम टू कोटापुरम केरला की तरफ। NW4 ये आपके आंध्रा के इलाके में आपको दिख रहा होगा, तो दिस इज फ्रॉम गोदावरी कृष्णा केनाल काकीनाडा टू पुडुचेरी। और उसके बाद फिर आपका NW5, ठीक है, ये आपका गोविंदखली टू तलचर दिख रहा है आपको, पैराडी बेसिकली उड़ीसा के साइड में। उसके बाद आपका NW6, NW मतलब नेशनल वाटरवे 6, तो दिस इज लाखीपुर टू भांगा, ठीक है, दिस इज लाखीपुर टू भांगा, ओके। एंड स्टेट इसमें असम, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा। इसके अंदर हम सबसे बड़ा जो है वो आपका हल्दिया टू इलाहाबाद है। तो ये जो हल्दिया टू इलाहाबाद है, दिस इज द लॉन्गेस्ट वन, 1620 किलोमीटर्स। तो आई होप दैट यू गाइज एंजॉयड द सेशन, एंड आपको सारी चीज़ें याद हो रही होंगी। काइंडली डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड ज़रूर बताइएगा what all do you require, and lot of sessions on AFCAT are going on, and similarly it will come for CDS. So guys, thank you very much, take care, Jai Hind, and all the links are given in the description, Telegram, मेरा Instagram लिंक और दिव्या मैम का Instagram लिंक, जिनको आप फॉलो कर सकते हैं।